बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 डिजीज़ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो सॉल्व कर लिए थे। आज जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। Number 13 है which factor contribute to the resistance of antibiotics and how it can be prevented। तो इस सवाल का मतलब यह है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि हिस्सा ले रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करने के लिए, यानी एंटीबायोटिक्स के जो आदी हो जाते हैं लोग, बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है, उस पर किसी भी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सब होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉजेज बताएंगे। कॉजेज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है उसमें हम नंबर 1 पे लिखेंगे यूजिंग एंटीबायोटिक्स टू मच और रॉन्गली। अगर आप गलत तरीके से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो वो भी उसका एक सबब होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। नॉट फिनिशिंग द फुल डोज, अगर आप मुकम्मल तौर पर एंटीबायोटिक्स की फुल डोज नहीं लेते हैं और हाफ में ही उसको छोड़ देते हैं, तब भी जो है वो बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। यानी अगर उसको दोबारा से एंटीबायोटिक दी जाए या दोबारा इन्फेक्शन हो तो उसके ऊपर उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। डर्टी प्लेसेस एंड पुअर हाइजीन, अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जो प्लेस साफ नहीं है और वहाँ हाइजीन भी बहुत अच्छा नहीं है, सफाई का इंतजाम बहुत अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर भी एंटीबायोटिक असर नहीं करती है। एंटीबायोटिक यूज्ड इन एनिमल्स, एंटीबायोटिक्स को अगर एनिमल्स पर यूज करें। बैक्टीरिया स्प्रेडिंग थ्रू ट्रैवल, बैक्टीरिया जो है वो ट्रैवल के दौरान बहुत ज़्यादा फैलता है। एंड फ्यू न्यू एंटीबायोटिक्स बीइंग मेड, और अगर आप कुछ नई किस्म की एंटीबायोटिक्स जो है वो बनाते हैं तो वो भी जो है वो बॉडी जो है वो उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। यानी बार बार आप जो है वो कोई न्यू एंटीबायोटिक्स ऐड करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी। इस सारे प्रोसेस से आप बच कैसे सकते हैं, तो हाउ टू प्रिवेंट इट। टेक एंटीबायोटिक्स ओनली व्हेन नीडेड, एंटीबायोटिक्स सिर्फ उस टाइम पर लें जब उसकी वाकई ज़रूरत हो, यानी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में हुआ हो तो आप एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलवेज फिनिश योर मेडिसिन, जितनी डोज डॉक्टर ने आपको इस्तेमाल करने के लिए दी है 3 डेज 5 डेज जितना भी डेज, उसको उसी टाइम उतने ही टाइम ड्यूरेशन में इस्तेमाल करें। कीप क्लीन एंड वॉश हैंड्स, अपने हाथों को साफ सुथरा रखें। यूज फ्यूअर एंटीबायोटिक्स इन फार्मिंग, और कम एंटीबायोटिक्स को जो है वो इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डिजीजेस वर्सेस इलनेस। आपने डिजीज और इलनेस के बारे में फ़र्क बताना है। तो डिजीजेस is a condition that affects the structure or function of the body। डिजीज वो कंडीशन होती है जिसमें जो बॉडी का फंक्शन और बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो मुतासिर होता है। और इलनेस रेफर्स टू द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग अनवेल। इलनेस वो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जिसमें आप अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहे होते हैं, यानी अनरेस्ट कंडीशन होती है, रेस्ट नहीं मिला हुआ होता है, उसको आप इलनेस की फॉर्म में लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि इट कैन बी डायग्नोज्ड बाय डॉक्टर थ्रू टेस्ट। डिजीज अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो डॉक्टर ही डायग्नोज करता है मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट के जरिए से। इलनेस में इट इज़ हाउ अ पर्सन फील्स विच मे और मे नॉट बी डायग्नोज्ड। इसमें पर्सन जो है वो आपको खुद से बता सकता है कि वो किस तरह का महसूस कर रहा है। डिजीज में थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे अ पर्सन कैन हैव अ डिजीज विदाउट फीलिंग इल। पर्सन बगैर बीमार हुए भी उसके बॉडी के अंदर कोई भी जो है वो बीमारी हो सकती है, मतलब कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार महसूस नहीं कर रहा है, उसको कोई सिम्टम जिस तरह के नहीं लग रहे हैं, उसके बावजूद वो उसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारी जो है वो हो सकती है। और अ पर्सन में फील इल विदाउट हैविंग एनी डिटेक्टेबल डिजीज, और ऐसा भी इस इलनेस की थर्ड पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि पर्सन जो है वो महसूस करता है अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार या बहुत ज़्यादा अनरेस्ट विदाउट हैविंग एनी डिटेक्टेबल डिजीज, कि उसको कोई भी डिजीज डिटेक्टेबल ना हो तब भी। जो डिफरेंस पूछा गया है वो है इन्फेक्शियस डिजीज वर्सेस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। तो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई। इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो जिन पैथोजेंस की वजह से होती है, यानी बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की वजह से होती है, जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो उसमें पैथोजेंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पैथोजन की वजह से नहीं होती है। कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन्फेक्शियस डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है, जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन से पर्सन ये स्प्रेड नहीं होती है।
इसकी एग्जांपल्स में आप इन्फेक्शियस डिजीज की एग्जांपल में आप ट्यूबरकुलोसिस, कोविड-19 लिख सकते हैं, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की एग्जांपल में आप डायबिटीज, कैंसर, कोई भी इस किस्म की जो है वो बीमारी के बारे में आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। वेक्टर वर्सेस पैथोजन के डिफरेंस आपने बताना है। तो एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वेक्टर एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सबब बनता है किसी भी पैथोजन को ट्रांसफर करने का, और पैथोजन जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से बीमारी होती है। तो इसका सेकंड पॉइंट आप वेक्टर का लिखेंगे कि डज नॉट कॉज डिजीज इटसेल्फ बट स्प्रेड इट। ये सिर्फ बीमारी फैलाने का सबब बनता है, खुद से जो है वो बीमारी फैलाता नहीं है, यानी उसकी वजह से बीमारी नहीं होती है, लेकिन इस बीमारी फैलाने का की वजह बन सकता है। पैथोजन में आप लिखेंगे एक्चुअली कॉज द डिजीज इन द होस्ट, और पैथोजन जो है वो असल में ही बीमारी फैलाते हैं किसी भी होस्ट के अंदर। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे मॉस्किटो वेक्टर है मलेरिया का, यानी मॉस्किटो जो है वो एक खास किस्म का जो है वो वायरस लेकर और बॉडी के अंदर जो है वो इंजेक्ट करता है किसी भी बॉडी में, तो उसकी वजह से मॉस्किटो जो है वो एक वेक्टर कहलाएगा। जबकि पैथोजन में आप प्लाज्मोडियम पैथोजन कॉजिंग मलेरिया, प्लाज्मोडियम जो है जो कि मॉस्किटो की बॉडी में मौजूद होता है, वो जब बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है तो उसकी वजह से मलेरिया प्रोड्यूस होता है। जो डिफरेंस है वो है एक्यूट डिजीज वर्सेस क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज के बारे में आपने डिफरेंस बताना है। तो एक्यूट डिजीजेस ऐसी बीमारियां होती हैं जो डेवलप हो जाती हैं क्विकली एंड लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, और थोड़े अरसे के लिए होती हैं। क्रॉनिक डिजीज डेवलप स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हैं, एंड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और रहती हैं बॉडी के अंदर बहुत लंबे अरसे तक। फिर एक्यूट डिजीजेज यूजुअली सीवियर बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड, खतरनाक होती हैं लेकिन एक लिमिटेड पीरियड तक खतरनाक होती हैं। और क्रॉनिक डिजीज में नॉट बी सीवियर बट परसिस्ट और रीअकर्स। क्रॉनिक डिजीजेस ऐसी डिजीज होती हैं जो कि बहुत खतरनाक तो नहीं होती हैं, लेकिन वो बार बार जो है वो हो सकती हैं। एक्यूट डिजीजेस में आप कॉमन कोल्ड लिख सकते हैं, इन्फ्लुएंजा की एग्जांपल लिख सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज में आप डायबिटीज की एग्जांपल लिख सकते हैं, आर्थराइटिस की एग्जांपल, और इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जिसकी एग्जांपल आप इन क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर लिख सकते हैं। तो ये हमारे जो है वो डिफरेंसेस थे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे यूनिट नंबर 8 के। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोगों के लिए इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर अपलोड कर दिए जाएंगे। साथ रहिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।